आइए जानते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते चलिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको विज्ञान में काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? तो रक्त जंतुओं के रक्तवाहिनियों के द्वारा प्रवाहित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया पहला नंबर ऑप्शन सही। तो भाई रक्तवाहिनी का मतलब क्या हुआ? रक्तवाहिनियों का मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त किसके माध्यम से घूमता है? तो जिस माध्यम से होकर घूमता है उसी को कहते हैं रक्तवाहिनी। तो वह माध्यम है नस। नशे के माध्यम से न घूमता है रक्त, और उस नस का नाम है धमनी एवं सीरा। समझ गए इसके बारे में? हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में जो रक्त घूमता है जिस माध्यम से, जिस नस के माध्यम से, उसी को कहते हैं रक्तवाहिनी। और उस नस का नाम है, दो नस होता है, उस नस का नाम है धमनी एवं सीरा। तो समझ गए इसके बारे में? आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख का ऑप्शन नंबर चौथा। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, तो रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं उसको कहते हैं WBC। और WBC का पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कोशिका। तो समझ गए इसके बारे में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। रक्त का थक्का बढ़ना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? तो भाई रक्त के थक्का का बढ़ना का मतलब क्या हुआ? रक्त के थक्का का बढ़ना का मतलब यह हुआ कि जब हमारे शरीर का कुछ भाग कट जाता है, या नहीं तो किसी जानवर को हम लोग काटते हैं, तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि उसका खून जो है ना जम जाता है। तो इसी खून के जमने की क्रिया को कहते हैं रक्त का थक्का बढ़ना। तो रक्त का थक्का बढ़ना जो है ना प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया तीसरा, प्लेटलेट्स। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पौधे के जनन अंग है, तो पौधे के जनन अंग है फूल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया तीसरा। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है और हम आपको बार बार कह रहे हैं, आप लोग इतना सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेते हो तो आपको बोर्ड में अच्छा अंक आएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग यही ऑब्जेक्टिव सब रहता है। तो देखिए अगला, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है, तो परिपक्व होने पर भ्रूण जो है फल में बदल जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया पहला। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है, तो नर एवं मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। जनक पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का उत्पन्न होना कहलाता है, तो जनक पौधे के कायिक भाग का मतलब क्या हुआ? कायिक भाग का मतलब हुआ पत्ती टहनियों के माध्यम से जो नया पौधा उग जाता है उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। नहीं, हम लोग गाँव घर में जो है थली लगाते हैं। तो समझ गए इसके बारे में? आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एकलिंगी फूल। तो समझ गए इसके बारे में? परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं परागण। तो समझ गए इसके बारे में? आप लोग याद करते चलिएगा। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को कहते हैं हम लोग परागण। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है, तो विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है 72 बार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया दूसरा। तो भाई नाड़ी स्पंदन का मतलब क्या हुआ? नाड़ी स्पंदन का मतलब यह हुआ कि 1 मिनट में कितनी बार हमारी नाड़ी, जिसको हम लोग नब्ज कहते हैं, कितनी बार धड़कता है उसको कहते हैं नाड़ी स्पंदन। तो समझ गए इसके बारे में? आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वे रक्तवाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों में ले जाती है,
तो वह कहलाती है धमनी। यानी कि रक्त को जब हृदय से शरीर के संपूर्ण भाग में फैलाती है उसको कहते हैं धमनी। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों से वापस हृदय में ले जाती है उसको कहते हैं शिरा। यानी कि शिरा का मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में से रक्त को हृदय में ले आना उसको कहते हैं शिरा। तो समझ गए इसके बारे में। डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो डॉक्टर हृदय के धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। कौन यंत्र का? स्टेथोस्कोप का। तो समझ गए इसके बारे में। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। जैसे कि मलमूत्र हो गया, त्वचा से हम लोग पसीना निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो समझ गए। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। हमारे शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त रहता है? यानी कि हमारे शरीर के अंदर कितना लीटर खून रहता है? तो हमारे शरीर के अंदर 5.5 लीटर रक्त रहता है। यानी कि 5.6 लीटर रक्त रहता है हमारे शरीर के अंदर। तो समझ गए इसके बारे में। आइए मिलान चिन्ह को करते हैं। तो देखिए धमनी एवं शिरा। धमनी एवं शिरा जो है ना रक्त वाहिनियाँ है। यानी कि एक का जो हो जाएगा ना मिलान चिन्ह च हो जाएगा। तो धमनी एवं शिरा रक्त वाहिनियाँ है। तो भाई रक्त वाहिनियाँ का मतलब क्या हुआ? रक्त वाहिनियाँ का मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त किसके माध्यम से घूमता है? तो हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त घूमता है 2 नस के माध्यम से। उस नस को कहते हैं धमनी एवं शिरा। तो समझ गए रक्त वाहिनियाँ का मतलब। तो एक का हो गया च नंबर। दूसरा देखिए अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ हो गया यूरिया है, लवण है, जो हमारे मूत्र में पाई जाता है। अगर हम लोग पेशाब नहीं करेंगे तो यूरिया और लवण की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाएगी, जिसके कारण से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो समझ गए। देखिए स्टेथोस्कोप किसको कहते हैं? तो धड़कन मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप। डायलिसिस किसको कहते हैं? तो डायलिसिस यानी डायलिसिस का हिंदी हो गया अपहरण। डायलिसिस कहते हैं रक्त को छानने की विधि को। रक्त को छानने की विधि को कहते हैं डायलिसिस। अगला देखिए विलियम हार्वे कौन था? तो विलियम हार्वे था रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक। यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था विलियम हार्वे ने। तो समझ गए इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। एक बार फिर देख लीजिए धमनी एवं शिरा जो है रक्त वाहिनियाँ है। अपशिष्ट पदार्थ हो गया यूरिया लवण। स्टेथोस्कोप का मतलब हो गया जो है एक धड़कन मापने वाला यंत्र है। डायलिसिस का मतलब यह हुआ कि रक्त को छानने की विधि को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। विलियम हार्वे हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक को कहते हैं हम लोग विलियम हार्वे।